हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो इससे पहले अगर आपने इकोनॉमिक्स के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने करवाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हुई आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द वर्क ऑन मेकिंग पीडीएफ इज इन प्रोग्रेस। तो तीन खास बात हैं मेरे इस चैनल पे। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, इससे पहले इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाया था। सबसे पहली तो है कि कम टाइम में आपको मैक्सिमम कंटेंट मिल रहा है। इसमें कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जो आपकी बैंक से भी रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। दूसरी, इसमें जो लेक्चर्स रहेंगे आपके टोटली लाइफ टाइम तक फ्री रहेंगे लेक्चर्स, ठीक है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जो पीडीएफ है उसको पढ़ के भी आप जो है वो लेक्चर्स, लॉन्ग एंड लेंथी लेक्चर आप स्किप कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बोली हुई है वो पीडीएफ में लिखी भी हुई है। सबसे मेन चीज इसकी ये है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आरबीआई के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो सबसे पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 के करीब बना था, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले वही जो अगर लोगों को पैसा चाहिए होता था तो साहूकार टाइप सिस्टम था। लोग उसके पास जो है वो अपनी जितना भी उसके मौद्रिक वैल्यूज होती हैं जिन चीज़ों की, जैसे कि अपने गहने वगैरह गिरवी रख देते थे और उनसे ब्याज ले लेते थे। लेकिन उनकी रकम आपको पता है काफ़ी हैवी वो इंटरेस्ट पे करते थे और समय पर ना चुकाने पर वो जो गहने वगैरह हैं वो अपने पास भी रख लेते थे। तो उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट आया बैंक का, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या था, अंग्रेज वगैरह भी आए हुए थे भारत में, ठीक है। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका आगमन हो चुका था। मैंने इंडियन हिस्ट्री में आपको सब कुछ बता दिया था। तो उनको अपना संचालन करने के लिए, ठीक है, तो बैंक की भी जरूरत थी, पैसा भी उनको चाहिए था। क्योंकि अकेले ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो सारी मैनेजमेंट नहीं कर सकती थी, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज जब आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो अलग अलग जगह पे उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी बनाई थी, वहां पर उन्होंने अपने बैंक खोल दिए थे। तो भारत का जो सबसे पहले बैंक था वो बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, 1770 में बना था। इस बैंक के बंद होने के बाद ये जो बैंक था वो फेल हो गया था। उसके बाद फिर जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया था 1786 में। सब फॉरेन कंट्रोल में थे, मतलब उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, भारत जो था गुलाम था। तो ये भी फेल हो गया था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई थी, तो उसके संचालन के लिए जगह जगह उन्होंने जो प्रेसिडेंसी बनाई थी वहां पे अपने बैंक जो है वो खोल दिए थे। नेक्स्ट देखिएगा, कौन कौन से बैंक जो है वो उसके बाद आए थे। बैंक ऑफ कैलकाटा आया था 1809 में। इसका नाम चेंज कर दिया गया था, बाद में क्या कर दिया गया था, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था इसके नाम। उसके बाद देखिए बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये सब आए थे। तो ये जो तीनों बैंक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो बैंक ऑफ कोलकाता है, जिसका बाद में नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज कर दिया गया था। 27 जनवरी 1921 को ये मर्ज कर दिया गया था और एक बैंक बना दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1927 में ये बना था। उसके बाद 1955 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था और क्या बना दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का ऐसा पहला बैंक जो शुद्ध रूप से इंडिया का हो, क्योंकि ये जो था ये फॉरेनर्स के हाथ में था, फॉरेन कंट्रोल में था। लेकिन ये जो कंप्लीटली इलाहाबाद बैंक था, ये ऐसा बैंक था जो इंडियंस के कंट्रोल में था, ठीक है, शुद्ध रूप से ये इंडिया का था। तो देखिए, उस समय बैंक जो था कंपनी एक्ट के तहत जो थे वो बैंक खुल जाते थे। मतलब जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर और भी जो कंपनीज है उनकी जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बैंक वो खोल लेते थे। कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं थे, बैंक के दिवाली हो रहे थे। 1930 तक अगर मैं बात करूं तो 1930 तक अप्रोक्सीमेटली 1200 बैंक जो है वो खुल गए थे। अब इतने सारे बैंक खुल गए थे। 1929 में जैसे कि आपको पता है यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन में बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी, बैंक दिवालिया हो गए थे, बैंकरप्ट की कंडीशन आ गई थी, क्योंकि कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे। कंपनी एक्ट के तहत वो खुल जाते थे, जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बोलते थे उस हिसाब से वो लग जाता था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। झटका इसलिए लगा क्योंकि 1930 तक तो 1200 बैंक खुल गए थे और कुछ ही दिनों के अंदर वो 1200 बैंक जो थे वो घट के सारे बैंकरप्ट कंडीशन में आ गए थे। सिर्फ 100 बैंक बचे थे, लगभग 100 बैंक बचे थे। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा जो है वो झटका लगा था। तब 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ, जो पूरी तरीके से काम करना शुरू किया वो 1935 से करना शुरू किया। आरबीआई डिड नॉट स्टार्ट एज ए गवर्नमेंट ऑन्ड बैंक। आरबीआई अगर मैं शुरू में कहूं तो उन्होंने एक तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था, गवर्नमेंट के पास इसके सारे स्वामित्व नहीं थे, शेयर्स नहीं थे, बल्कि एज अ प्राइवेट बैंक इसने शुरू किया था। इट स्टार्टेड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने जो स्टार्ट किया था वो इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखिएगा, after independence the government of India passed Reserve Bank
एक्ट 1948 यानी कि ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास कर दिया 1948 में एक्ट। और इसका जो नेशनलाइजेशन है, नेशनलाइजेशन उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उसको प्राइवेट से जब हम पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं बैंक को इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये एक्ट लेके आए थे, उसके तहत ये किया था। और कब इसका नेशनलाइजेशन किया गया था? नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई डन ऑन 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, क्योंकि इसी के रिकमेंडेशन पर आपका क्या बना था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बना था। और 1914 में चैम्बरलिन कमर्शियल ने भी रिकमेंडेशन की थी आपकी आरबीआई को इंप्लीमेंट करने की। सो ये हिल्टन यंग कमीशन क्या था? इट इज नोन एज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1920s, ठीक है, दैट इज सेट अप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप हुआ था। 1926 में इस कमीशन ने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि आप एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाइए, आरबीआई, ठीक है। उसके बारे में आगे हम कितनी सारी डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे उसकी मॉनेटरी पॉलिसी आई, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पूरा पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो आगे देखिएगा आप कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिनल हेडक्वार्टर कोलकाता में। देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी और एग्जाम ओरिएंटेड भी, सारी आपको इस पीडीएफ में मिलेंगी। मैक्सिमम कंटेंट आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और जितने एमसीक्यूज हैं वो भी सारे मैं लास्ट में आपको करवाऊंगा। सिर्फ 4-5 टॉपिक रह गए हैं, फिर ये पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं मिल जाएगा। इससे पहले इंडियन हिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट करवा दिया मैंने। इन 1937 इट शिफ्टेड टू मुंबई, ये मुंबई में शिफ्ट हो गया था। प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई, आरबीआई की प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। देखिए आरबीआई आपको पता है, आरबीआई आगे बैंकों को लोन देता है। तो एक तो ये नोट छापता है, बैंक नोट्स इशू करता है, रेगुलेट करता है, रिजर्व रखता है अपने पास, ठीक है। अलग अलग बैंकों को ये सीआरआर के रूप में बोलता है ना कि सीआरआर के रूप में हमें कैश उपलब्ध करवाइए। खुद भी मिनिमम रिजर्व रखता है ये आरबीआई। तो ये इसकी प्रस्तावना है, मतलब ऐसा इसको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ये प्रीएम्बल ऑफ द आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की जो प्रीएम्बल है वो क्या है। आगे देखिएगा फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो पहला जो गवर्नर था आरबीआई का, ये कौन था? ये आपका था ओसबोर्न स्मिथ। ये कर लीजिएगा ठीक, ये 1935 से 37 तक था, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इन इंडिया अगर मैं कहूं तो सर सीडी देशमुख। ये कौन थे? ये जो आपके अभी एक्टर है ना, रितेश, क्या नाम था, हितेश देशमुख, उसके दादाजी हैं ये हितेश देशमुख जो भी है। उसके बाद देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस भी यही थे और आजादी के बाद भी यही थे। द ओनली पीएम ऑफ इंडिया वाज गवर्नर ऑफ आरबीआई। इंडिया के वो पीएम जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, 1982 टू 1985। और आरबीआई का अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो ये है आपका जुलाई से जून, ये आरबीआई का क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। उसके बाद देखिएगा अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो वो कौन सा है? 1 अप्रैल 31 मार्च जो है फाइनेंशियल ईयर है। अगर आरबीआई का कहूं तो जुलाई से जून इसका फाइनेंशियल ईयर है। क्योंकि देखिए आपको भी पता है जो बैंक है, बैंक अपनी जितनी भी बैलेंस शीट या जितना भी अपना लेखा जोखा है सारा सबमिट करवा देते हैं मार्च एंड के बाद, ठीक है। 31 मार्च के बाद वो सारी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो आरबीआई को दे देते हैं। तो उसके बाद आरबीआई को थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, 1-2 महीने लगेंगे उसमें पूरा देखने के लिए कि कैसा बैंक में कैसा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, कितना लोन बांटा हुआ है। तो सारी चीजें देखी जाती हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इसीलिए इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून से जुलाई का है, ये इनका फाइनेंशियल ईयर है, राइट। आगे देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरबीआई की संरचना, आरबीआई में क्या क्या होते हैं? टोटल 21 मेंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होता है, मेंबर्स की संख्या बहुत पूछता है। जैसे जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने बताया, इसके मेंबर की संख्या 33 है। आईएमएफ का पूछा था, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आरबीआई के जो टोटल मेंबर्स हैं वो 21 हैं। इस तरह का क्वेश्चन जरूर करके जाया करिए। उसके बाद देखिए
कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं हम। ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ठीक है, ऑफिशियल डायरेक्टर होता है सबसे बड़ा। उसके बाद देखिए एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये जो 4 गवर्नर होते हैं ये बेसिकली 4 लोकल बोर्ड से चुने जाते हैं। करंट अगर मैं कहूँ 4 डिप्टी गवर्नर तो हैं, करंट अभी बना है, ये बना है माइकल पत्रा, ये बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट जो गवर्नर बना है आरबीआई का, ये 25वां गवर्नर बना है शक्तिकांत दास, ठीक है, 12 दिसंबर 2018 से ये एक्टिव है। उसके बाद देखिए 4 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, 10 डायरेक्टर फ्रॉम द वेरियस फील्ड से चुने जाते हैं, 2 सरकारी कर्मचारी होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, और 4 डायरेक्टर होते हैं फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड से, ठीक है। और ये 4 लोकल बोर्ड्स मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। और ये जो सब मिलके आपका क्या बनाते हैं, ये सारा कंप्लीट सिस्टम मिलके आपका क्या बनाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कुछ फंक्शन देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व रहता है आपकी कंट्री का, उसको मैनेजमेंट करता है। इट कैन प्रिंट अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज नोट को मैक्सिमम प्रिंट करता है, इतने रुपी नोट को प्रिंट कर सकता है। टू इश्यू करेंसी इश्यू करता है, सभी आपको पता है आरबीआई के फंक्शंस। टू प्रोवाइड टू इश्यू न्यू बैंक लाइसेंस, अगर बैंक को लाइसेंस, कोई भी नया बैंक खुलना है तो लाइसेंस प्रोवाइड करता है। टू रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसीज, हर 2 मंथ के बाद ये अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उसको रिव्यू करता है। तो 4 लोकल बोर्ड जो है आरबीआई के, द 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई कौन कौन से हैं, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये 4 लोकल बोर्ड्स हैं। इनसे 4 डिप्टी जो गवर्नर्स हैं वो बनते हैं, मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए आरबीआई की जो सहायक कंपनियां हैं, सब्सिडरीज हैं, दैट इज यूज फॉर द, जो इनकी प्रिंटिंग ऑफ नोट्स में हेल्प करती हैं, तो सहायक हैं ये। एक होगी आपकी DICGC, इसका मतलब इसकी फुल फॉर्म डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, और BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों की जो फुल फॉर्म है डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे एक और क्वेश्चन जो आरबीआई से रिलेटेड डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आरबीआई के डिफरेंट नेम्स, ये है आपका मिंट स्ट्रीट, सेंट्रल बैंक, बैंकर्स ऑफ द बैंक, ये आरबीआई के डिफरेंट नेम्स हो गए। आरबीआई सील और लोगो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर एंड पाल्म ट्री, जैसा कि आप एक बार नेट पे सर्च मार के देख भी लेना, टाइगर एंड पाल्म ट्री जो है ये आरबीआई के सील और लोगो होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। उसके बाद देखिए इशू ऑफ पेपर करेंसी, ₹1 rupee नोट एंड द कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट बट सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। 1 रुपए का जो नोट होता है और जितने भी कॉइन्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, लेकिन उनको सर्कुलेट कौन करता है, वो आरबीआई करता है। उसके बाद देखिए कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011, क्या था ये कॉइनेज एक्ट, वो भी देख लेते हैं क्या था इस कॉइनेज एक्ट में। सिग्नेचर ऑन 1 rupee नोट इज डन बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर किया जाएगा। सिग्नेचर ऑन रूपी नोट एंड अबव इट, सॉरी, सिग्नेचर ऑन 1 rupee नोट एंड अबव इट, सॉरी ये 2 रुपी हो गया, 1 रुपी तो हो ही गया ना आपका, तो ये 2 रुपी नोट हो गया। सिग्नेचर ऑन 2 rupee नोट एंड अबव इट, इट इज डन बाय आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर के द्वारा होते हैं। एंड आर इशूड बाय आरबीआई, और आरबीआई के द्वारा इशू होते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, उससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 200 करोड़ का जो रिजर्व है वो इसको रखना होता है, 200 करोड़ का, जिसमें 115 करोड़ जो है इन द गोल्ड में रखने होते हैं, गोल्ड बुलियन रिजर्व, गोल्ड कॉइन्स के रूप में, और 85 करोड़ जो होता है वो फॉरेन करेंसी के रूप में आरबीआई को मिनिमम रिजर्व रखना होता है। अब आप आगे देखिएगा कि आरबीआई को बोलते क्या क्या हैं। तो आरबीआई को हम बोलते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से बैंकर का काम करता है ये। बैंकर्स ऑफ द बैंक, लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिकॉर्ड, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। उसके बाद देखिए फॉर प्रिंटिंग ऑफ नोट की प्रिंटिंग के लिए जो ये सब्सिडरीज मैंने आपको बताई थी आरबीआई की, जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं, SPMCIL, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये प्रिंटिंग ऑफ द नोट्स के लिए जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओन्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा ही ये ओन्ड है।
प्रिंटिंग प्रेस अब कहाँ कहाँ पे है, ये 2 जगह पे है, एक तो नासिक महाराष्ट्र में, एक एमपी में देवस। ये जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद देखिए BMPL, इसकी फुल फॉर्म मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी हैं, मैसूर कर्नाटक में और आपका सलवनी वेस्ट बंगाल में। उसके बाद देखिए फॉर द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, फॉर द मिंटिंग ऑफ द कॉइन्स 4 जगह पे है ये आपका, मुंबई, नोएडा, कोलकाता एंड हैदराबाद। ठीक है, देयर आर द 4 प्लेसेस। उसके बाद आगे देखिए आप रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी बनी क्यों थी, क्या उसने रिकमेंडेशन किया था, ध्यान से सुनते रहिए। क्या उसने रिकमेंडेशन किया था। देखिए आरबीआई के पास जो इंटरेस्ट रेट तय करने की जो होती थी, वो सरकार जो था वो ही कह देती थी कि चुनाव इलेक्शंस वगैरह होते थे, अपने हिसाब से उनको बोल देती थी। जब भी सरकार को किसी भी चीज़ के लिए पैसा चाहिए था वो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय कर देती थी। लेकिन भाई बैंकों की अपना एक खुद का सिस्टम होना चाहिए। बैंकों को ही पता है कि वो कितना जो है वो ब्याज दर रखेगा किसी भी चीज़ के लिए, ताकि वो अपनी प्रॉपर वर्किंग कर सके अपने काम को चलाने के लिए। वो बैंकों को ही पता है कि वो आगे खुद कितना लोन कितने इंटरेस्ट पे ले रहा है, आगे कितना प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वो सरकार तय नहीं कर सकती। अगर आरबीआई को अपनी सही फंक्शनिंग करनी है तो वही जो है वो रेट जो है वो डिसाइड करेगा आरबीआई। इसलिए जो लेके आए थे ये बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट लेके आए थे, जिसको अब बेस रेट बोल दिया है। यानी कि ये क्या है, मिनिमम रेट बिलो विच बैंक कैन नॉट गिव लोन्स टू द कस्टमर। कस्टमर्स किसी को भी, मतलब चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हों, ठीक है, इन सबको जो है वो एक बेस रेट रख दिया। ठीक है, तो सरकार को भी इन्होंने रिकमेंडेशन की थी, भाई ऐसे जो है वो आरबीआई अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, नेतागिरी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं, एग्रीकल्चर के हो गए, एक्सपोर्ट हो गए, जिसमें सरकार तय करती है कि कितनी जो इंटरेस्ट रेट है वो रखनी चाहिए। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द जो फील्ड्स हैं वो अब सरकार के कंट्रोल में नहीं रहे, आरबीआई ही उसकी जो एक रेट है वो तय करती है, इंटरेस्ट रेट तय करती है। अगला है डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ये एनपीए बेसिकली जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है उसके लिए एक कोर्ट बनाई गई थी, डीआरटी जिसको हम बोलते हैं। 1993 में ये बनी थी, स्पेशल कोर्ट रिलेटेड टू द बैंक अफेयर्स। बड़ी फास्ट रिकवरी होती है इसमें। ये आम जो कोर्ट है उनसे अलग है ये, इसमें बैंकिंग के जितने एनपीए के इश्यूज होते हैं वो देखे जाते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। आगे देखिएगा आप प्राइवेट बैंक लाइसेंसिंग। तो प्राइवेट बैंकों को लाइसेंसिंग जो है वो इसमें प्रोवाइड की गई थी। आगे देखिए कमर्शियल बैंक। आगे हम जो पॉलिसीज हैं वो देखते हैं आरबीआई की। अभी मैंने आरबीआई का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।